दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। संस्कृत में श्लोक है अति सर्वत्र अर्थात यदि हर एक कार्य की पूरी होती है। मोदी आजकल बहुत अधिक शराब और सिगरेट का सेवन करने लगी थी। हालांकि उम्र काफी हो गई थी, लेकिन फिर भी जो जो उम्र बढ़ गई थी तो रूबिया की शराब और सिगरेट सेवन करने की आदत भी बढ़ती जा रही थी और स्थिति इतनी खराब हो गई थी, सारे दिन शराब के नशे में ही घूमती थी। इसके अलावा सिगरेट जलाने का भी यही हाल था। दिन भर में लगभग 3 बंडल सिगरेट के वह धुएं में उड़ा देती थी और वह फिर शराब और सिगरेट पर जुड़ जाती थी। हालांकि रूबिया जानती थी कि अधिक सिगरेट और शराब उसके लिए मौत का कारण बन सकती है, लेकिन अब वह मजबूर थी। शरीर की यह तृष्णा उसके हाथों से बाहर थी। उसे मजबूरन शरीर की इस आवश्यकता को पूरा करना पड़ता था। शाम हो चुकी थी। सुखिया ने खाना परोसा तो चड्ढा साहब ने भोजन किया और कुछ देर बाद बगीचे में टहलकर आए। वे अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए। चड्ढा साहब तो अपने बिस्तर पर सोने के लिए जा चुके थे, लेकिन इधर रूबिया, उसने अभी तक भोजन भी नहीं किया था। वह तो अभी भोजन की टेबल पर बैठी शराब की बोतलों में डूबी हुई थी और जाम पर जाम पिए जा रही थी। अचानक न जाने से क्या हुआ, उसे जोर से खांसी आ उठी। वह इतने जोर से खांस रही थी मानो उसके पूरे शरीर का सर पर उठा लिया हो। शुक्र ने रूबिया की खांसने की आवाज सुनी तो वह किचन से निकलकर बाहर आई। उसने देखा कि रूबिया को खांसते खांसते बुरा हाल हुआ जा रहा है। दौड़कर रूबिया के पास पहुंची। रूबिया अचानक बेहोश होकर कुर्सी से नीचे गिर गई। उसके हाथ की शराब की बोतल भी उसके ऊपर ही जमीन पर गिरी और टूट गई, जिससे उसके सारे कपड़े शराब के रंग में रंग गए। सुखिया ने जब अपनी मालकिन की हालत देखी तो वह घबरा गई। उसके हाथ पैर फूल गए। जब उसने कुछ न सोचा तो वह चड्ढा साहब के कमरे की तरफ भागी। चड्ढा साहब ने इनकी खाई में उतरने ही वाले थे कि सुखिया ने आकर उन्हें चौंका दिया। जब सुखिया के मुंह से रूबिया की इतनी बिगड़ती हाल सुनी तो वे बाहर रूबिया के पास दौड़े। सुखिया भी उनके पीछे सच्चे हमदर्द की बातें चली गई। चड्ढा साहब ने जब देखा कि रूबिया बेहोश हो गई है तो वे वहीं घबरा उठे, लेकिन उन्हें हिम्मत न हारी और उन्होंने सुखिया की सहायता से रूबिया को उठाया और उसे धीरे संभालकर सीढ़ियों से नीचे लेकर आए और गाड़ी में लिटा दिया। रूबिया का शरीर काफी भारी हो गया था, इसलिए दोनों हथेड़ों को उसे नीचे गाड़ी तक लाने में ही सांस फूल गया। चड्ढा साहब ने अपनी सांसों को संभाला और गाड़ी को स्टार्ट करते हुए हॉस्पिटल की तरफ दौड़े।
साहब ने रूबिया की नाजुक हालत देखी तो वे तुरंत उसे गहन कक्ष में ले गए और काफी देर तक उसका निरीक्षण करते रहे। अंदर अपने गहन कक्ष से डॉक्टर साहब रूबिया के शरीर का निरीक्षण कर रहे थे और बाहर चड्ढा साहब बड़े बेचैन से हुए इधर उधर घूम रहे थे। आखिरकार काफी देर के बाद डॉक्टर साहब बाहर आए और चड्ढा साहब उनकी तरफ लौटे और एक ही वाक्य में उन्होंने ढेरों सवालों के साथ डॉक्टर साहब से रूबिया की हालत जानना चाहा, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ परेशान थे। उन्होंने चड्ढा साहब को कुछ जवाब न दिया और अपने कक्ष की तरफ चले गए। चड्ढा साहब की हालत इस समय बड़ी बेचैन सी थी। ये भी एक भूखे गाय के बछड़े की भांति डॉक्टर साहब के पीछे पीछे दौड़े, उनके कक्ष में गए और उन्होंने डॉक्टर साहब के सामने खड़े होकर उनकी आंखों में ऐसे देखा जिस प्रकार से कोई भूखा बछड़ा अपनी माँ की आंखों में देखता है। आखिरकार कुछ देर के बाद डॉक्टर साहब का मौनव्रत टूटा और वे कुछ विचार सा करते हुए चड्ढा साहब से बोले, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पत्नी को होश आ गया है और वह अब ठीक हालत में है। चड्ढा साहब ने जब डॉक्टर के मुंह से ये वचन सुने तो उनके जी में जी आया और उन्होंने आंतरिक रूप से भगवान का धन्यवाद किया और फिर डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हुए रूबिया का हाल जानने के लिए बाहर की तरफ दौड़े। लेकिन वो जो ही बाहर की ओर मुड़े तो डॉक्टर साहब ने उन्हें आवाज देकर रोक दिया। साहब ने डॉक्टर साहब की आवाज सुनी तो वे ठहर गए। उन्होंने डॉक्टर साहब को देखा। साहब की सूरत इस समय कुछ गंभीर और परेशान बनी हुई थी। चड्ढा साहब ने डॉक्टर साहब के चेहरे पर इस प्रकार के गंभीर भाव देखे, उनके चेहरे की खुशी प्रसन्न वाचकता में बदल गई। उन्होंने माथे पर अनसुलझी तौलिया डाली और उन्होंने गंभीर कदमों से चलकर डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब रूबिया ठीक तो है ना? डॉक्टर, हाँ आपकी पत्नी तो ठीक है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ने चौंकते हुए पूछा, आपकी पत्नी इस समय तो ठीक ठाक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अधिक शराब व सिगरेट का सेवन करने से आपकी पत्नी को फेफड़े का कैंसर हो गया है और इसलिए वह अब कुछ दिनों की ही मेहमान है। डॉक्टर साहब ने दिल के राज को बोलते हुए चड्ढा साहब से कहा। चड्ढा साहब ने डॉक्टर साहब के मुंह से यह बात सुनी तो उनके घुटनों का दम सा निकल गया। उन्हें ऐसा लगा मानो उनका सब कुछ एक ही पल में लुट गया हो। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और कुर्सी पर बैठ गए। जब चड्ढा को अधिक ठोक के देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर चड्ढा साहब की पीठ सहलाते हुए उन्हें दिलासा सा दिया। चड्ढा साहब को अधिक टूटते काफी देर हो गई तो उन्हें फिर रूबिया की याद आई। वे निराश कदमों से उठे और आगे पहुंचते हुए रूबिया के पास पहुंचे। हालांकि नेहरू आजकल रूबिया के रूखे व्यवहार के कारण रूबिया से इतना लगाव सा न रहा था, लेकिन फिर भी न जाने एकदम से उनके मन में कहाँ से इतना प्यार उमड़ पड़ा था। पहुंचे रूबिया अपने बेड पर बैठी मैगजीन सी पढ़ रही थी। चड्ढा साहब ने रूबिया को सामने देखा
तो उसका दिल फिर चला उठा। वे आगे बढ़े और रूबिया को अपने सीने से लगा लिया। रूबिया ने चड्ढा साहब को इतना प्यार करके देखा तो मामला उसको कुछ समझ में नहीं आया और उसने चड्ढा साहब की बाहों को से नाक धोए सिकोड़ते हुए अलग किया। चड्ढा साहब ने रूबिया को छोड़ दिया और कुछ दूर जाकर आंखें पोंछते हुए मौनी मूर्त बनकर रूबिया के चेहरे को निहारने लगे। चड्ढा साहब को अब भी नींद जैसी कड़वी आंखों से देख रही थी। रूबिया की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और कुछ दिन बिस्तर पर आराम करने का आदेश करके डॉक्टर साहब ने रूबिया को घर भेज दिया। डॉक्टर साहब ने रूबिया को संभाल कार में बैठाया और घर की तरफ चले आए। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।